हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाईके रस्तोगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग आज से डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है? जब भी किसी बीम को किसी टाइप की लोडिंग हम लोग उसके ऊपर देते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और ये डिफ्लेक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कि हमने बीम के ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट लगाया है, एंड व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम एज वेल एज द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड ऑन इट। देयर आर टू डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द बीम्स। बीम के डिजाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड सेकेंड वन इज स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बीम को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना एडिक्वेटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो अपने ऊपर आने वाले शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस क्राइटेरिया क्या कहता है कि बीम को इतना एडिक्वेटली या सफिशिएंटली स्टिफ होना चाहिए कि वो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर सके। जो भी डिफॉर्मेशन उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है लोड के कारण, उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम? व्हेन अ बीम इज लोडेड सम टाइप ऑफ लोडिंग, it deflects. The amount of deflection depends upon, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला होता है बेंडिंग मोमेंट एंड सेकेंड इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो जब भी हम बीम को लोडेड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। और डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है बेंडिंग मोमेंट और दूसरा है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। बीम का जो अनुप्रस्थ काट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम इस चीज को एक डेरिवेशन के माध्यम से भी समझेंगे। हम एक डेरिवेशन यहां पर लेंगे और उस डेरिवेशन से भी हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो एक्चुअल में बेंडिंग मोमेंट और क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम यहां पर प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, नाउ बीम को डिजाइन करने के लिए हमने जैसे कि अभी बोला कि बीम को डिजाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया होता है स्टिफनेस क्राइटेरिया। ठीक है, सो पहला क्राइटेरिया है आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बीम should be adequately strong to resist the shear force and bending moment applied on it। देखिए, जब भी हम बीम के ऊपर लोड लगाते हैं, वेदर पॉइंट लोड लगाते हैं, यूडीएल लगाते हैं या सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट लगाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। बीम के ऊपर कुछ शियर स्ट्रेसेस और कुछ बेंडिंग मोमेंट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ये कहता है कि बीम को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने ऊपर आने वाले शियर फोर्सेज और बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बीम should be adequately strong to resist shear force and bending moment. Is it so? Now the second criteria is stiffness criteria. Stiffness criteria क्या होता है? According to stiffness criteria बीम को इतना स्टिफ होना चाहिए कि वो जो है डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफॉर्मेशन को, अपने ऊपर होने वाले डिफॉर्मेशन को, आने वाले डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया बीम should be sufficiently stiff to resist
resist the deformation, to resist the deformation, ठीक है। सो बीम को इतना स्टिफ होना चाहिए कि वो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। और ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां से एक स्टिफनेस के लिए एक फॉर्मूला आता है, स्टिफनेस इज इक्वल टू दैट इज W अपॉन डेल्टा, दैट इज W अपॉन डेल्टा, जहां पे W जो है वो अप्लाइड लोड है एंड डेल्टा इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। W इज द applied load and delta is the maximum deflection, it is the maximum deflection। so यहां से हमें स्टिफनेस के लिए एक फॉर्मूला मिल जाता है, स्टिफनेस इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा। जब हम बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो एक कर्व्ड शेप ले लेती है और इस कर्व्ड शेप को कहते हैं इलास्टिक कर्व, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज अ अनलोडेड बीम, दिस इज अ अनलोडेड बीम। एक मैं सिंपली सपोर्टेड बीम यहां पे बनाया हूं, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो ये होगी। और अभी आप देख रहे हो कि दिस न्यूट्रल एक्सिस इज स्ट्रेट, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस, अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस। जब आप इसके ऊपर कुछ लोड लगा देते हो लाइक दिस, सपोज करिए कि आपने इसके ऊपर कुछ लोड लगाया, यहां पे आपने इसके ऊपर लोड लगाया, इनिशियल जो है वो न्यूट्रल एक्सिस आपकी ये है। अभी क्या होगा, W लोड मान लीजिए आपने लगाया, तो अभी क्या होगा, बीम में डिफ्लेक्शन होगा, और ये डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, लाइक दिस। बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, और जो न्यूट्रल एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस भी कर्व्ड हो जाएगी। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, इसे कहते हैं लोडेड न्यूट्रल एक्सिस, या फिर हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व, ठीक है। तो अनलोडेड न्यूट्रल डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो डिफ्लेक्शन होता है अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस के किसी पॉइंट से इलास्टिक कर्व के सेम पॉइंट के बीच में वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है, दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज डिफ्लेक्शन। यही आपका क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है, दिस इज नोन एज डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक बीम मैंने बनाई, दैट इज अनलोडेड, और अनलोडेड है, सो दैट मींस इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो एक स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस। और जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो उसमें इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, और न्यूट्रल एक्सिस जो है वो एक कर्व का शेप ले लेगी, और इसे हम लोग कहेंगे इलास्टिक कर्व। और डिफ्लेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस एंड द सेम पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व, एंड द सेम पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व। इज इट क्लियर नाउ? Under load, neutral axis becomes curved and known as elastic curve, known as elastic curve। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कर्व। एंड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं डिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज डिफ्लेक्शन? Deflection is the vertical distance between a point on unloaded neutral axis and same point on इलास्टिक कर्व, ठीक है। सो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। डिफ्लेक्शन जब भी हम लेंगे तो कैसा लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। कैसा डिस्टेंस लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, ओके। नाउ वी विल सी अ डेरिवेशन दैट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम, डिफ्लेक्टेड बीम, ओके। सो दिस इज द
relationship between slope, deflection and radius of curvature, ठीक है। तो वैसे तो बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बीम को जो है वो एक दूसरी डायरेक्शन दे रहा हूं, एस डायरेक्शन में मैं बीम के फिगर को बना रहा हूं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कुछ देर के बाद में फिर एस डायरेक्शन को वापस मैं एक्स डायरेक्शन में ले लूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग ले लूंगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि फिगर उससे फिर जो है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस लिया है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक पोर्शन ले रहा हूं, बीम का पोर्शन ले रहा हूं, दैट इज द डीएस। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ए है बी है, ठीक है। ए बी को मैं ले रहा हूं डीएस, दिस इज द डीएस, दैट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ बीम, बीम का एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। इनिशियली बीम अगर लोडेड नहीं है, ठीक है, देन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ओके, और न्यूट्रल एक्सिस आपका ए बी के अलोंग रहेगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर कुछ लोड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल टेक सम कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कर्व आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, दिस इज द लोडेड। तो इसी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट ओ ले लेते हैं और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे आर ले लेते हैं। सो व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। नाउ इस ए पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं, इस ए पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। सो व्हाट विल बी दिस टेंजेंट, तो थोड़ा सा सिस्टम से बनाते हैं, तभी बना पाएंगे इसमें। लाइक ओके, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से, ये ओके। सो दिस इज द अल्फा एंगल और एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द अल्फा प्लस डी अल्फा। ए पर जो स्लोप है वो अल्फा है और डीएस डिस्टेंस मूव करने के बाद में, ये डिस्टेंस कितनी है, डीएस डिस्टेंस मूव करने के बाद में जो स्लोप है वो आपका हो जा रहा है अल्फा प्लस डी अल्फा, ये आपका स्लोप हो जा रहा है आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस डीएस डिस्टेंस मूव करने पर, बीम की लेंथ के अलोंग डीएस डिस्टेंस मूव करने पर स्लोप आपका हो जा रहा है अल्फा प्लस डी अल्फा, ओके। नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, दैट फॉर्मूला इज आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा प्लस डी अल्फा, तो अगर आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करोगे, सो दिस एंगल विल बी डी अल्फा, ये आपका टेंजेंट है एंड दिस इज नॉर्मल, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी नॉर्मल है। अगर आप यहां से लोगे तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, डी अल्फा होगा, ठीक है। आर्क चाहिए हमें, बट आर्क ए बी हमारे पास नहीं है, आर्क ए बी ये हमें चाहिए, आर्क ए बी दैट इज इक्वल्स टू एंगल कितना है, एंगल है डी अल्फा और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। अब ये जो ए बी आर्क है दैट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसको बहुत छोटा लिया हुआ है, बस आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, अदरवाइज ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम ए बी आर्क को ए बी से रिलेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी आर्क विल बी इक्वल्स टू ए बी बिकॉज ए बी इज वेरी स्मॉल, तो इन दैट केस ये आपका आ जाएगा ds इज इक्वल्स टू डी अल्फा इंटू आर, ठीक। अभी मैंने आपको बोला था, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बीम जो होती है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग होती है, मतलब एक्स डायरेक्शन में होती है, लेकिन इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमने बीम को एस डायरेक्शन में बनाया है। तो अब हम इस एस डायरेक्शन को वापस चेंज कर रहे हैं, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं ds को किसके बराबर लिख रहा हूं, dx के बराबर लिख रहा हूं,
तो ये आपका आ जाता है dx, दैट इज इक्वल टू डी अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द स्लोप। अल्फा क्या है? अल्फा इज द स्लोप, और स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं? dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो ये आपका आ जाएगा dy ओवर dx इंटू r। तो ये आ जाता है, यहां से अगर आप देखोगे तो हम r को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/r, दैट इज d अपॉन dx, dy ओवर dx। ठीक, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा दिस विल बी 1/r, दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर। अब बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? m अपॉन i, दैट इज इक्वल्स टू e अपॉन r। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1/r। तो आप देखेंगे तो 1/r विल बी इक्वल्स टू m अपॉन ei। 1/r को मैं पुट कर सकता हूं m अपॉन ei के बराबर, तो यहां से आ जाएगा m अपॉन ei, दैट इज इक्वल्स टू d2y ओवर dx स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू ei d2y ओवर dx स्क्वायर। सो ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो डेरिवेशन है, m इज इक्वल्स टू ei d2y ओवर dx स्क्वायर। और ये भी आप ले सकते हैं, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप और डिफ्लेक्शन को देख रहे हैं तो उस केस में आप ये भी ले सकते हैं। y क्या है? y is the deflection, dy over dx is the slope, and r is the radius of curvature. So our required relationship is equals to 1/r, that is equals to d2y over dx square. By using the bending equation, because beam का जो ये शेप है ये एक बेंडिंग मोमेंट के कारण है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट है तो हम बेंडिंग इक्वेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/r दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन ei, इसको पुट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू ei d2y ओवर dx स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देखें स्लोप के बारे में, जैसे डिफ्लेक्शन के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा था, इससे प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफ्लेक्शन जो है वो किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, और डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m अपॉन ei। सो y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहला तो y डिपेंड करता है m के ऊपर डिपेंड करता है, m इज द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बीम के या बॉडी के क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन टर्न अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो बेंडिंग मोमेंट और क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। E जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर हम किसी गिवन बीम के लिए देख रहे हैं तो उसका मटेरियल हमारे लिए क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। E का वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर गिवन बीम के लिए अगर आप देख रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट और क्रॉस सेक्शन, और एनी बीम के लिए अगर आप देख रहे हो तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट, क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ऑफ बीम भी जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, इलास्टिक कट क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसी रिलेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं, इस चैप्टर में भी हम इसे यूज करेंगे। और हमने कॉलम एंड स्ट्रेस में भी देखा था कि कॉलम एंड स्ट्रेस में भी हमने इसका यूज किया था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।